गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का छठा चैप्टर जनन के बारे में। इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर। चलिए, चैप्टर का क्या नाम है? जनन यानी रिप्रोडक्शन। देखिए क्या है जनन, क्या है? वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही तरह संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जनन। जैसे देखिए, आदमी का जो बच्चा है वो बिल्कुल हुबहू किसके तरह दिखेगा? आदमी का बच्चा तो आदमी की तरह ही दिखेगा ना। अब देखिए, गाय का बच्चा किसके तरह दिखेगा? गाय के तरह। बिल्ली का बच्चा किसके तरह दिखेगा? या चूहा का बच्चा किसके तरह दिखेगा? चूहा की तरह। बिल्ली का बिल्ली की तरह। तो कहने का मतलब है क्या, जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं जनन। अब ले ठीक है सर, जनन तो हम जान गए। वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम जो है इसकी आवश्यकता क्यों है भाई? आवश्यकता क्यों है? पहला है अपनी जाति बनाए रखने के लिए। अब मानिए गाय से बछड़ा हुआ, फिर उसके बाद गाय बना हुआ, फिर बछड़ा हुआ, ऐसे ये जो प्रक्रिया चलते रहेगा तो क्या हो जाएगा? उस जीव का जाति बना रहेगा। चाहे शेर, बाघ, चीता, सब में ऐसा होता है। तो पहला क्या है? अपनी जाति बनाए रखने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अपने अस्तित्व को क्या करने के लिए? बनाए रखने के लिए क्या है? जनन बहुत आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद क्या है? अपनी आबादी बनाए रखने के लिए। अपनी आबादी बनाए रखने के लिए, अपना पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? जनन। यानी हम लोगों ने जाना कि वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको हम लोग जनन कहते हैं। और जनन आवश्यक क्यों है? अपनी जाति बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी आबादी बनाए रखने के लिए। ठीक है। आप देखिए क्रिया विधि क्या है इसमें। जैसे मानिए एक जीव है, क्या जीव है यहाँ पे क्या है? एक जीव है, ये जनन का क्रिया खुद किया। ठीक है। इससे क्या हो गया? दो जीव बनाया। तो इसी ये जो दो जीव बना इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संतान या संतति। ठीक है। जैसे मानिए नर यानी लड़का, और मादा यानी लड़की। अब दोनों का शादी, लड़का है लड़की है, शादी ब्याह हो गया तो बाल बच्चा होगा। तो ये जो बाल बच्चा जो हुआ एक ही हो सकता है या एक से अधिक होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतान या संतति। ये क्रिया विधि बताएंगे बाद में। तो कहने का मतलब है जब कोई भी जीव अपने तरह जो संतान का उत्पत्ति करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। आप देखिए क्या है अलैंगिक क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल, ध्यान से यही इंपॉर्टेंट है, एक जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। आपसे अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही पूछा करता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, लेशमानिया में द्विखंडन जो होता है, प्लाज्मोडियम हो गया। ये जैसे देखिए ये अमीबा है, एक अमीबा है, ये क्या किया? टूट करके कई अमीबा बदल गया। यही अमीबा ये आकृति लिया, फिर ये आकृति, फिर ये टूट के दो भागों में बदल गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। यानी एक ही जनक है। तो कहने का मतलब है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? लैंगिक जनक। देखिए क्या है लैंगिक जनन। क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले यानी नर और मादा यानी मेल और फीमेल अलग अलग जीव भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे मानव हो गया स्तनधारी। हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा पहले जनन के बारे में क्या जाना
कि वैसा जय प्रगम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जिसमें एक जीव भाग लेते हैं उसको अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें दो अलग अलग लिंग वाले जीव यानी मेल और फीमेल भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, पहले हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन के गुण पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन का क्या गुण है? इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है। ये क्या है? शुक्राणु है। ये किसमें पाया जाता है? ये नर में पाया जाता है। तो इसमें है, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। अंडाणु जो है किसमें पाया जाता है? मादा में यानी फीमेल में। तो इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं और इसमें अंडाणु भी भाग नहीं लेते। ना ही शुक्राणु भाग लेगा ना ही अंडाणु भाग लेगा। ये तो निषेचन, सॉरी, ठीक है। अंडाणु, ये है शुक्राणु, शुक्राणु अंडाणु दिया हुआ है, ठीक है। इसमें निषेचन नहीं होता। ये जो निषेचन की क्रिया हो रही है इसमें निषेचन भी नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहला हम लोगों ने जाना कि अलैंगिक जनन में शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं। दूसरा जाना कि अंडाणु भी भाग नहीं लेते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कोई दिक्कत है? इसमें उत्पन्न संतान, इसमें जो संतान, ये जो क्रिया होता है इसमें संतान की उत्पत्ति होती है, अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। जेनेटिक रूप से क्या होता है? समान होते हैं, अपने जनक की तरह होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। यह सरल जीवों और पादपों में होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना कि अलैंगिक जनन के गुण के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब अलैंगिक जनन का विधि। अलैंगिक जनन की विधि क्या क्या है? पहला है विखंडन, उसके बाद है पुनरुद्वन यानी पुनर्जन, उसके बाद है मुकुलन, उसके बाद है कायिक प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है बीजाणु का बनना, ठीक है। अब देखिए पहला विखंडन जान लीजिए क्या है। इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बंट जाते हैं। पूछेगा आपसे कि विखंडन में जो जीव है वो कितने भागों में बंट जाते हैं, तो विखंडन में जो जीव है दो या दो से अधिक भागों में क्या होते हैं? बंट जाते हैं, ठीक है। विखंडन में जीव क्या है? दो या दो से अधिक भागों में बंट जाते हैं। लेकिन विखंडन होता कितना प्रकार का है? तो विखंडन भी होता है कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक प्रकार का नाम है द्विखंडन, एक प्रकार का नाम है बहुखंडन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए द्विखंडन क्या है भाई? इसमें एक कोशिकीय जीव दो कोशिका में बदल जाता है। जैसे ये एक कोशिकीय जीव है, लास्ट में कितने कोशिका में बदल गया? अमीबा। ये क्या है? अमीबा है। तो अमीबा कितने, एक कोशिकीय जीव है और कितने कोशिका में बदल गया? दो कोशिका में बदल गया। तो ये क्या है? द्विखंडन। सुन के लग रहा होगा द्विखंडन मतलब दो खंड, दो टुकड़ा। बहुखंडन मतलब बहुत खंड, बहुत टुकड़ा। इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिका में बदल जाते हैं। इसमें जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिका में क्या होते हैं? बदल जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये क्या है? अमीबा और ये प्लाज्मोडियम। अब देखिए क्या है पुनरुद्वन यानी पुनर्जन क्या होता है? जब जीव अपने कायिक भाग से टूटकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुनर्जन। एक जीव है, इनका देखिए जैसे जीव है पूरा भाग है, इसका ये बीच का भाग है, नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है, ये सब भाग से क्या हो गया? अलग अलग हो गए, क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं पुनर्जन। पुनर्जन। कोई दिक्कत है? इसकी सोच लीजिए आप लोग। समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कोई पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से सारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अगला है मुकुल। मुकुल या बर्ड। मुकुल या बर्ड द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। ये देखिए क्या है? ये मुकुल है या बर्ड। इसके द्वारा क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये बड़ा होके बड़ा दूसरा जीव बन गया। तो कहने का मतलब है मुकुल द्वारा नया जीव का बनना क्या कहलाता है? मुकुल द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। कायिक प्रबंधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग
कुछ पौधा जो होता है उसमें नया पौधा का निर्माण होता है, किससे? उसके कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्तियां, ठीक है, इत्यादि से होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या जाना हम लोगों ने? कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, जैसे जड़ से, तना से, पत्तियों से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन। ठीक है, जैसे देखिए जड़ द्वारा, जड़ द्वारा क्या है? डलेया, शकरकंदी यानी शकरकंद, और तने द्वारा क्या होता है? आलू, अदरक, ये सब चीज होता है। तो देखते हैं, ये देखिए अदरक का निर्माण हुआ ना, अदरक का निर्माण किसके द्वारा? तने द्वारा हो गया। उसी प्रकार शकरकंद है, आलू इत्यादि। ठीक है, कायिक प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना आप लोगों को। आगे देखिए क्या है? पौधे का जनन अंग फूल होता है। पूछेगा आपसे कि पौधा का जो जनन अंग है वो क्या होता है? फूल होता है। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना होता है। फूल का काम क्या है? फूल का मुख्य काम है प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना। ऑब्जेक्टिव बन गया कि फूल का जनन अंग कौन होता है? पौधे का जनन अंग कौन होता है? फूल होता है। फूल का मुख्य काम क्या है? प्रजनन करना। प्रजनन के साथ क्या चीज निर्माण करना? फल का। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब फूलों का अध्ययन, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया करता है क्वेश्चन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फूल के भाग, फूल का भाग कौन कौन होता है? बाह्य दल पुंज होता है, ये सारा भाग आपको दिया हुआ है। देखिए बाह्य दल दिया, पंखुड़ी, तंतु, परागकोश, बतिकाग्र, बतिका, या सर क्या अंडाशय, ये क्या है? स्त्री केसर, तीनों भाग। तो कहने मतलब क्या क्या है? बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग, ये जो है पुष्प का जनन अंग है, भाग है। बाह्य दलपुंज के बारे में जान लीजिए। पहला क्या है? पुष्प जब कली अवस्था में रहता है, फूल जब, ये जो पुष्प है जब कली अवस्था में रहता है तब इसे बाहर से कवर कर, तब इसे बाहर से कवर करके रखता है। फूल जब कली की अवस्था में तो बाहर से जो कवर करके रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है दलपुंज। यह फूल की पत्तियां होती हैं। तो दलपुंज क्या होता है? फूल जो होता है उसके बगल देखते हैं ना, पत्ती टाइप का होता है, वो पत्तियां होती है, एवं इसका रंग अलग होता है। ऑटोमेटिक है, फूल से तो जो पत्ता है उसका रंग तो अलग ही होगा। यह भंवरे को अट्रैक्ट करता है। यह किसको आकर्षित करता है? दलपुंज जो है किसको आकर्षित करता है? भंवरे को आकर्षित करता है। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं। दिन में जो अक्सर आप देखिएगा फूल खिलता है वो रंग बिरंगा होता है, उसमें सुगंध कम होता है। उसमें सुगंध भी क्या होता है? कम होता है। दिन में जो फूल खिलता है उसमें क्या होता है? सुगंध कम होता है और वो रंग बिरंगा होता है। लेकिन रात में खिलने वाले सफेद फूल होते हैं। रात में जो खूब फूल खिलता है वो क्या होता है? सफेद होता है और उसमें सुगंध ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये फूल है, ठीक है, रात में देखिएगा ये फूल रात में खिलता है, सुबह देखिएगा गाछ के बाद बहुत सारा गिरा होता है, उसमें सुगंध भी अच्छा होता है। रात रानी हो गया, बहुत सारा ऐसा पेड़ है। अब देखिए पुमंग क्या है भाई? यह नर भाग होता है। पूछेगा फूल में जो पुमंग है कौन भाग होता है? नर भाग होता है। ठीक है, ये क्या है? परागकोश तंतु भी होता है। जयांग क्या है? यह मादा भाग होता है। पूछेगा पुमंग कौन भाग है? नर भाग है, और जयांग कौन है? स्त्री भाग है। जैसे स्त्री केसर, वही बत्तिका, अग्रबत्तिका, अंडा से तीनों आ गया उसमें। परागन क्या है? परागन जो है परागकोश से निकलकर बत्तिकाग्र तक पहुंचता है। परागकोश से निकलकर कहाँ पहुंचता है? बत्तिकाग्र तक पहुंचता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? परागन कहते हैं। सबसे अच्छा परागन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़े फूल कौन है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। यह इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। इसमें परागन हाथी द्वारा होता है। परागन किसके द्वारा होता है? हाथी द्वारा होता है। विश्व का सबसे छोटा फूल वोल्फिया। सबसे छोटा फूल क्या है? वोल्फिया। इसका पौधा जल में पाया जाता है। इसका पौधा कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। यह एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह जो है एशिया ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए वोल्फिया है, ठीक है, ये क्या है, रेफ्लेसिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए परागन दो प्रकार के होते हैं। पूछा परागन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है स्वपरागन यानी खुद, एक होता है पर परागन यानी दूसरे। अब देखिए, चलिए समझिए, एक ही पेड़ से परागन की क्रिया होती है। स्वपरागन में क्या होता है, एक ही पेड़ से परागन की क्रिया होती है। पर परागन क्या होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागन की क्रिया होती है। एक पेड़ से ही जो क्रिया होती है किसमें होती है, स्वपरागन में, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में होता है किसमें, पर परागन में। कोई दिक्कत है? अब देखिए निषेचन, ये भी इंपॉर्टेंट है। परागन पौधा के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद मानव के बारे में पढ़ेंगे। परागन, परागकण जो है पराग कोश से बतिकाग्र, और पराग कोश से क्या होता है, पराग कोश से क्या होता है, बतिकाग्र से अंडाशय में, कहाँ पहुंचते हैं, अंडाशय में, ठीक है, पहुंचने की क्रिया को देखिए, पराग कोश और बतिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। अब देखिए परागन क्या होता है, कहाँ पे होता है, बतिकाग्र में होता है। निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। निषेचन भ्रूण या भ्रूणकोष्ठ बनाता है। पुष्प में 3 अंडा होते हैं, अंड होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ, तो कोई दिक्कत है? ये हम लोग जान गए पुष्प के बारे में। इसके बाद वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे। किसी को भी कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।